स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ टीचर गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। योद्धा बैच में सभी योद्धाओं का मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी के चैप्टर में चल रहे थे जिसमें 2-3 वीडियो आपको मिल चुके थे। अब तक हम लोग ने सीखा था हिंदी का इतिहास तथा उसके बाद एक वीडियो और आया था जिसमें वर्णमाला की बात हुई थी। तो बच्चों, जब हमने वर्ण सीख लिया है तो अब आते हैं कि आगे वर्ण से क्या क्या बनता है। तो थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का चैप्टर क्या होने वाला है। जी हाँ, आज का भी चैप्टर उतना ही बेहतरीन होने वाला है जितना पीछे के वीडियो हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि मेरे वीडियो लेट में आते हैं, लेकिन कंटेंट जो भी आएंगे वो बेहतरीन आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। और बच्चों, मैं कहूंगा तैयारी अब थोड़ा सा और स्पीड से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो अक्टूबर का है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम परीक्षा कराने के लिए जो भी हमारी एजेंसियां थी उनको टेंडर उनसे ले लिया गया था। तो आशा करता हूं कि अक्टूबर के लास्ट तक आपकी भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा कि अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए। तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो हिंदी में शब्द को लेकर है कि अभी तक हम लोगों ने वर्ण को सीखा था कि वर्ण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं शब्द की ही बात करते हैं। तो बच्चों, पहली ही लाइन ये होगी या आपके मन में एक पहला ही क्वेश्चन होगा कि शब्द होते क्या हैं। तो बच्चों, बात करते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है। तो पहली ही चीज आपके दिमाग में आई होगी शब्द चैप्टर, अगर शब्द है तो शब्द क्या है। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द के भेद कितने हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और बनने वाले प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो पहली बात शब्द की आएगी। तो शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक, या आप कह सकते हैं बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द कहलाती। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छी चीज है शब्द। यहां से ये आपके एग्जाम में आता भी है कि शब्द किसे कहते हैं। तो आपको ये मालूम है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई कैसी स्वतंत्र व सार्थक जो हमारी इकाई होती है ना बच्चों, वही शब्द होती है। अब देखिए यहां से प्रश्न भी उठते हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा इस चीज को जरूर आपको ध्यान देना है। क्या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र। देखिए स्वतंत्र मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई हमारा प्रेशर नहीं होना चाहिए, और सार्थक इकाई हमारी शब्द कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लूं कि बात अगर होगी, मान लिया कि 3 वर्ण हैं, जैसे का, मा, ला। ये दो या दो से अधिक वर्ण, यहाँ पे देखिए कितने वर्ण है, 1 2 3 वर्णों के मिलकर देखिए एक शब्द बनता है। वो क्या है? कमल है। और ये सार्थक है। सार्थक का अर्थ हुआ जिसका कुछ ना कुछ अस्तित्व हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो ये देखिए आपका कमल बन गया। और कमल क्या होता है? एक पुष्प होता है, और यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है कि स्वतंत्र जो हमारे वर्ण होंगे उनके मेल से जो हमारे शब्द बनते हैं वो क्या होना चाहिए? सार्थक इकाई में उसका कुछ ना कुछ एक अर्थ होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं जा और ला। जा और ला मिलकर क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। और जल का कोई अस्तित्व है। तो इसलिए मैं कहूंगा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई जो हमारी स्वतंत्र सार्थक इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर बच्चों आएगा कि शब्द के भेद कितने हैं या शब्दों का वर्गीकरण कितना है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। अगला ही पॉइंट लेकर चलते हैं कि आगे की पॉइंट क्या है। तो सामान्यतः
सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ है, आपके स्क्रीन पर प्रश्न भी आ गया होगा कि सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः की मैं बात कर रहा हूं कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न भी आता है और आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न भी आ गया होगा कि कब ये एग्जाम में आया, समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और बच्चों दूसरा हमारा होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब देखिए बच्चों, यहां पर प्रश्न भी आएगा जब भी हमारा समानतः शब्द यूज करें कि समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है कि समानता शब्द के दो प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से हैं प्रकार? वो सार्थक शब्द है और बच्चों क्या है? निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, जिनका कुछ ना कुछ अस्तित्व हो, जिनका कुछ ना कुछ रूप हो। और निरर्थक शब्द कौन होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी बात कर सकते हैं। सार्थक शब्द के अंतर्गत सारे शब्द आते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कमल, जल, आकाश, गगन, अग्नि, कई चीजें जिनका शब्द का कुछ न कुछ अस्तित्व होगा। और निरर्थक शब्द के अर्थ आते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि रोटी पोटी, खाना वाना और नहाना धोना। नहाना धोना एक वर्ड हो गया, जैसे खाना वाना की बात कर दी है। और इसी तरह के जिनको शब्द को हम तोड़ मरोड़ के कहते हैं, तो हो सकता है निरर्थक है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो सार्थक शब्द जिनका एक अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बस बच्चों यहां तक आपको ध्यान देना है कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें आप लोगों ने सीखा होगा। पहली चीज फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसलिए मैं ये बार बार यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि स्वतंत्र सार्थक जो इकाई होती है वो हमारी शब्द कहलाती है। जैसे ये देखिए, तीन वर्ण मिले थे कमल, तीन वर्णों के मिलकर एक शब्द बना। वो कौन सा शब्द बना? कमल बना। और जा और ला क्या बन गया? जल। फिर बात आती है कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। आशा करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे की हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, जहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठते हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं उधर कि इसके आगे यहां तक आप लोगों ने सीखा है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है। तो बच्चों देखते हैं, यहां से आपको नोट करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों आपके लिए कि हिंदी भाषा में या हिंदी में शब्द का वर्गीकरण चार आधार पर हुआ है। यह प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न आता हुआ प्रश्न है, चार आधार पर हुआ है। वो कौन कौन से आधार अभी मैं नीचे नोट कर रहा हूं। तो पहले आपको ये सीखना है कि हिंदी में शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है बच्चों? चार आधार पर हुआ है। अब वो चार आधार कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना है कि वो चार आधार कौन कौन से हैं। तो पहले आधार की बात करेंगे तो बच्चों पहला आधार हमारा हो जाएगा उत्पत्ति या इसी को कह सकते हैं स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अब देखो बच्चों, उत्पत्ति यानी जहां से उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। और दूसरा बच्चों होगा आपका रचना या इसी को कह सकते हैं बनावट।
बनावट के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, ये आपका दूसरा हो गया। क्या बच्चों, पहला क्या था, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, और दूसरा बच्चों क्या हो गया, रचना, या इसी को हम लोग बनावट के आधार पर वर्गीकरण कह सकते हैं। तीसरा आपका आ जाएगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बच्चों। अब देखिए चौथा आपका क्या होगा, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अभी था कि हिंदी में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर हुआ है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? पहला आपका है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा है आपका रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है कि अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो आशा करता हूं ये आपके कुछ चारों वर्गीकरण समझ में आए होंगे। अब देखिए इनके अंतर्गत भी हमारे भाग हैं, इनके अंतर्गत भी हमारे भेद हैं, तो एक एक की हम लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं, इसलिए मैं कहूंगा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि हिंदी में या हिंदी भाषा में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर हुआ है। वो 4 आधार हमारे कौन कौन से हैं? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। आशा करता हूं यहां तक आप अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूं, आप अपनी नोट्स में इसे जरूर नोट कर लीजिए। ये आते हैं कि वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं, वो वर्गीकरण ये है। अब हम लोग एक एक पॉइंट वर्गीकरण की बात करेंगे। यानी पहली ही पॉइंट हमारा होगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उनका भेद कैसे कैसे है। तो आते हैं पहली ही लाइन की ओर चलते हैं, या पहले ही वर्गीकरण की ओर चलते हैं कि पहला ही वर्गीकरण हमारा क्या है। अब देखिए इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप रचना या बनावट के आधार को ऊपर रख सकते हैं या अर्थ के आधार को ऊपर रख सकते हैं। ये 4 वर्गीकरण है, तो ऐसा नहीं कि इन्हें क्रम से ही रखा जाए। आते हैं, चलते हैं पहली चीजों की ओर। यहां से मैं इसे हटा रहा हूं। तो पहले वर्गीकरण की बात करेंगे कि शब्द जो हमारा था, पहला था जो वर्गीकरण उसका, तो बच्चों क्या था, आप सबको अब याद है क्या थी वो? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, आधार पर शब्द के। अब देखिए यहां पे बच्चों फिर हो गया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अच्छा मैं यहीं तक कर दूं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पहला था कि पहला क्या था वर्गीकरण, पहला हमारा वर्गीकरण था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये हमारा पहला वर्गीकरण था बच्चों। तो देखिए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर भी बच्चों शब्द के 4 भेद हैं। क्या है अब बच्चों? 4 भेद हैं। तो ये मैं अलग से नोट कर दूं, ये प्रश्न भी आते हैं। 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं अब यहाँ पे आपको जानना कि वो भी कौन कौन से। देखिए पहली चीज क्या आती कि हिंदी भाषा में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर है। कौन कौन सा था? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा था प्रयोग के आधार पर, और चौथा क्या था बच्चों? अर्थ के आधार पर था। इसका क्रम हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है किसको आप कौन सा क्रम देते हैं। जिसमें पहला हमारा था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। तो बच्चों उत्पत्ति स्रोत के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। ये एग्जाम में प्रश्न ये बनते हैं।
कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आंसर क्या होगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। वह भेद कौन कौन से हैं, आइए उनकी भी बात करते हैं कि वो भेद आपके, पहला जो हमारा है वो है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द, और एक और है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द। अब देखिए यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई होगी कि सर तो नोट कर रहे हैं 5 और लिख रहे हैं 4। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह कितने शब्द बने, ये बने आपके 5। पर बच्चों यहाँ पर मैं कहूंगा विद्वानों में मतभेद है। आपके एग्जाम में जब भी आएगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आप शब्द का भेद जो डालेंगे वो 4 ही डालेंगे। काउंटिंग पे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 की बात है, लेकिन विद्वान इन्हें 4 आज भी मानते हैं। तो आपके एग्जाम के हिसाब से सही पॉइंट क्या है कि 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद, इन्हीं को संकर एक बाद में आया हुआ शब्द है, तो इन्हें हिंदी में वास्तविक रूप से स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन संकर शब्द आपके एग्जामों में उठते हुए हैं, जो इसी उत्पत्ति के अंतर्गत आया है, क्योंकि इसके संकर शब्दों की उत्पत्ति ही हुई है। संकर शब्दों की उत्पत्ति ही हुई है, ये किसी दूसरे स्रोत से नहीं, इनकी उत्पत्ति ही हुई है, तो इसलिए इनको इसी के अंतर्गत रखा गया है। अब बच्चों जब स्रोत के आधार पर 4 भेद हो गए हैं और ये हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको जान भी लेते हैं कि ये क्या होते हैं। और बच्चों इनका मैं एक विस्तृत वीडियो आपको दूंगा, इस शब्द के बाद इन सब का एक विस्तृत वीडियो दूंगा, जैसे तत्सम तद्भव एक साथ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं एग्जाम में, यहाँ से बहुत प्रश्न उठते हैं। फिर देशज और विदेशज शब्दों की मैं बात करूंगा, तो इनके लिए देशज, विदेशज और संकर शब्द के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो विस्तृत वीडियो होगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और बहुत फायदा देगा आपको। तो पहली बात करते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो पहला ही पॉइंट नोट करते हैं बच्चों, तत्सम। तो आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा जानना है, और जब इनका विस्तृत वीडियो आएगा तो वहां पे फिर से मैं बात करूंगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहली बात करता हूं तत्सम। तत्सम शब्द की बात करेगा तो तत्सम शब्द होते हैं बच्चों, इसका रूप है तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान शब्द, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द जो आज भी हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात इसके समान, संस्कृत के शब्द के समान, संस्कृत शब्द के समान। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसके विस्तृत वीडियो पर आएंगे तो मैं और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, और ये आप यहां से भी आप समझ सकते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्द के समान, यानी ऐसे शब्द जो आज भी हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों, जो संस्कृत भाषा में तो वही आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में बच्चों होगा कि जैसे मैं नोट कर दे रहा हूं, जैसे अग्नि, आज भी हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं अग्नि, और ये अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है जो आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, अर्थात ये अग्नि हमारा है कैसा, तत्सम शब्द है। अज्ञान,
अज्ञान की भी बात करें ना बच्चों, तो अज्ञान भी क्या हमारा था, हिंदी भाषा में आया है, लेकिन यह क्या था, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा शब्द संस्कृत भाषा का है और कौन सा हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तो ये आपको याद करना होगा कि तत्सम शब्द जैसे अग्नि, अग्नि हमारा क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द था जो आज प्रयोग होता है। और जैसे कह दिया जाए उत्साह, उत्साह भी हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों, जो आज हमारे हिंदी भाषा में हूबहू यानी ज्यों करते हो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ से आपको तत्सम शब्द की परिभाषा मालूम चल गई होगी कि तत्सम का अर्थ क्या है, उसके समान या हो उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्द के समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो जो आज भी ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आई बात समझे बच्चों, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अग्नि हो गया, अज्ञान हो गया, उत्साह हो गया, और भी शब्द हैं। जब इनके मैं विस्तृत वीडियो में चलूंगा तब वहां पे आपको कम से कम 50-60 ऐसे शब्द मैं नोट कराऊंगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आशा करता हूँ ये तत्सम आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले शब्द की ओर की, और क्या हो सकते हैं अगला, अगला क्या है आपका, तद्भव है। अब तद्भव शब्द क्या होता है, जैसे तत्सम है वैसे ही क्या बनेगा बच्चों, तद्भव आ गया। दूसरा पॉइंट, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि तद्भव, इनको थोड़ा थोड़ा आप याद भी करते जाएंगे और जब इनके मैं विस्तृत वीडियो दे दूंगा तब आपको ये और भी समझ में आएगा। तद्भव का अर्थ है, फिर इनका भी जो भेद बनता है, तद प्लस भव, इसका अर्थ होता है उससे होना, उससे होना, अर्थात संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का विकृत, विकृत मतलब समझ रहे बच्चों, यानी बिगड़ा हुआ या परिवर्तित रूप, या परिवर्तित रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आशा करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तद्भव का अर्थ मैंने आपको बता दिया, उससे होना, यानी किससे होना, जो संस्कृत से होता हुआ या संस्कृत से बिगड़ता हुआ रूप, विकृत रूप, या कह सकते हैं विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप कर लीजिए, या परिवर्तित रूप हमारा तद्भव कहलाता है, तद्भव कहलाता है। अर्थात जो शब्द हमारे संस्कृत में थे, जो शब्द हमारा संस्कृत में थे वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर या बिगड़ कर वो हमारे शब्द जो आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पहला एक शब्द मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल देंगे, जैसे कर्पूर, कर्पूर एक शब्द हमारा क्या है बच्चों, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है तो वो होगा क्या, तत्सम शब्द होगा। और कर्पूर आज कपूर के नाम से जाना जाता है, ये सब जानते होंगे। कपूर जो हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल होता है, वो कपूर जो है उसका संस्कृत नाम क्या है बच्चों, कर्पूर है। कर्पूर का परिवर्तित रूप कह सकते हैं या बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, वो क्या बना है बच्चों, कपूर बना है। तो आशा करता हूं ये भी चीजें समझ में आएंगी। अगला चलते हैं, जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ हमारा शब्द है जिसे आज कहते हैं अंगूठा, अंगूठा कहते हैं बच्चों ना, अंगूठा, यहाँ का अंगूठा, ये संस्कृत का शब्द क्या था, अंगुष्ठ था। अंगुष्ठ का बिगड़ा हुआ रूप बच्चों क्या बना, अंगूठा बना है। अब जैसे एक बच्चों और शब्द आता है अग्नि, ये सब जानते हैं, अभी मैंने इससे तत्सम में इसका प्रयोग किया था। ये अग्नि हमारा कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो ये हमारा तत्सम शब्द हुआ जिसका बिगड़ा हुआ रूप आज हम लोग क्या कहते हैं, आग, आग की बात करते हैं। यानी आग हमारा क्या है, अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे बच्चों एक और शब्द याद आ गया मुझे, क्षीर, क्षीर होता है, क्षीर को आज की भाषा में खीर कहते हैं। देखिए क्षीर है,
क्षीर हमारा संस्कृत शब्द है और उसका परिवर्तित या विकृत रूप हम कह सकते हैं वो क्या है, वो खीर है। अब देखिए बच्चों, अब आपको तत्सम और तद्भव इन दोनों को एक साथ ही तैयार करना है। कैसे? तत्सम शब्द क्या हुआ, आप खुद बताइए। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू या ज्यों का त्यों आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जब तद्भव की बात आएगी तो बच्चों क्या है कि तद्भव यानी उससे होना, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो विकृत हो गए हैं या परिवर्तित हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, कर्पूर यानी संस्कृत का शब्द था जिसे आज हम लोग कपूर कहते हैं, अंगुष्ठ को आज हम लोग अंगूठा कहते हैं, अग्नि का विकृत रूप जो हमारा है, विकृत रूप हमारा क्या है, आग है, और क्षीर का परिवर्तन रूप क्या है, खीर है। आशा करता हूँ ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी, तत्सम और तद्भव आपको समझ में आया होगा। और जब इनके विस्तृत वीडियो पर चलेंगे तो इस तरह के और शब्द मैं आपको नोट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी बहुत से पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चों देशज शब्द। अब आपकी आंखों के सामने क्या आ रहा है, तीसरा देशज शब्द। इसके शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि कैसे शब्द देशज शब्द। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो आपको क्षेत्रीय भाषा में उत्पन्न हुए हो, या क्षेत्रीय भाषा या देश में उत्पन्न हुए शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। देशज शब्द या क्षेत्रीय प्रभाव से कह सकता हूं कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से बने हो, क्षेत्रीय प्रभाव से बने हो या देश में उत्पन्न हुए हो, देश में ही उत्पन्न हुए हो, उत्पन्न हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देखिए उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द कौन कौन से होंगे बच्चों, देखिए पहला एग्जांपल की ओर लेने की, जैसे थैला। बोलचाल की भाषा में हम लोग थैला यूज करते हैं ना बच्चों, कि थैला हमारा क्या है, जिससे हम लोग सामान लाते हैं। ये थैला हमारा क्या है, देशज शब्द है थैला। और दूसरा हमारा शब्द है लोटा। लोटा भी हमारा क्या है, हमारा देशज शब्द है। ऐसे कई शब्द हैं जो हमारे देशज शब्द यानी क्षेत्रीय प्रभाव से बने, यानी क्षेत्र में बोले जाते, अपने अपने क्षेत्र में कुछ शब्द बोले जाते, जैसे थैला, लोटा और पेट की बातें। ये देखिए पेट भी हम लोग यूज करते हैं ना, पेट भी हमारा क्या है, देशज शब्द हैं। ऐसे आदि और कई शब्द बनते हैं, जब इनके मैं विस्तृत वीडियो पर आऊंगा तब बात करेंगे। पर पहली चीज आपको जानना है देशज शब्द कौन होते हैं, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव या अपने ही देश में बने हों, तो वो क्या होते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। चलते हैं अगले शब्दों की ओर कि अगला शब्द आपका क्या है, अगला शब्द है विदेशज शब्द। नाम से ही आपको क्लियर होगा कि विदेशज शब्द कौन कौन से होंगे, नाम से भी होगा भैया। और एक चीज, हाँ विदेशज इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं बच्चों, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं भूल गया था, फिर भी बताना कहीं कहीं आ जाता है, आगत भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान भी देंगे। विदेशज शब्द को आगत कहते हैं, अर्थात जो दूसरे देश से आए हुए शब्द हैं, तो नाम से ही हो गया आगत, आए हुए शब्द। तो विदेशज शब्द क्या होंगे, मैं डिफिनीशन बोले दे रहा हूं कि ऐसे शब्द जो दूसरी देश से अर्थात दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। वो अरबी से भी आ सकते हैं, वो फारसी से भी आ सकते हैं, वो जापानी शब्द भी हो सकते हैं, वो पुर्तगाली शब्द भी हो सकते हैं, वो ब्रिटिश के भी शब्द हो सकते हैं। तो कई शब्द हैं जो दूसरे देश से आए हुए शब्द हैं, उन्हें क्या है, विदेशज शब्द कहते हैं। और शायद मेरे में इसको नोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर भी देख वही लीजिए मैं नोट करा दे रहा हूं, जो दूसरी भाषा या दूसरे देश से आए हुए शब्द, दूसरे देश से आए हुए शब्द हो, आए
हुए शब्द हो उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे, और बच्चों एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूं, आगत विदेशज शब्द को ही आगत शब्द कहते हैं। आगत मतलब आए हुए, जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं या दूसरी भाषा के शब्द, उन्हीं क्या कहते हैं? विदेशज भी कह सकते हैं और उन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे बच्चों लालटेन, लालटेन हमारा विदेशज शब्द है या विदेशी शब्द है। अब जैसे बच्चों हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है? एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं? अस्पताल कहते हैं। अस्पताल ये हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। अब जैसे बच्चों कैप्टन होता है ना, कैप्टन अंग्रेजी में क्या होता है? कैप्टन उसे होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कप्तान कहते हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान देंगे, यानी जो शब्द हमारे क्या थे? दूसरी भाषा के शब्द थे, वो आज हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, लालटेन हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। अस्पताल, अस्पताल वास्तविक शब्द क्या था? हॉस्पिटल, यानी अंग्रेजी का शब्द हॉस्पिटल है, जिसे हम लोग आज हिंदी भाषा में अस्पताल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कप्तान, कप्तान अंग्रेजी भाषा का शब्द था, वो क्या था? कैप्टन था। कैप्टन को आज हम लोग कप्तान के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी चीजें आप जान गए होंगे। विदेशज शब्द या इन्हें मैं फिर से नोट कर देना दे रहा हूँ, ये आगत शब्द भी कहलाते हैं, यानी दूसरी भाषा से आए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न भी आ रहे होंगे, इससे कैसे प्रश्न भी बनते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि वो कौन से है। अब आज बात करते हैं और आखिरी जो हमारा है संकर शब्द। संकर शब्द हमारा, अब देखिए आप बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे नाम 5 नोट हुए हैं, पर जब भी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद की बात करेगा आप 4 ही मानेंगे। होते 5 है लेकिन आप 4 ही मानेंगे। तो आते हैं, अब बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है संकर। संकर शब्द है, इसे आराम से बच्चों यहाँ से प्रश्न भी उठता है। कई प्रश्न उठते हैं कि संकर शब्द छांटिए या निम्न में से संकर शब्द कौन से हैं। स्क्रीन पर आपका प्रश्न आ गया होगा। संकर शब्द क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक भाषा से आए हुए शब्दों का मेल, भाषा से आए हुए शब्दों का मेल संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से आए हुए शब्द जब मिल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द के लिए बच्चों ये बहुत फिर समय बहुत आराम से इन बातों पर 2 या 2 से अधिक भाषा से आए हुए शब्दों का मेल संकर शब्द कहलाता है। अब कैसे कैसे बच्चों, जैसे पहला ही एग्जांपल मैं ले लूं कि जैसे रेल प्लस गाड़ी की बात करूं तो क्या बनता है बच्चों? रेलगाड़ी। अब देखिए यहां पर बच्चों क्या है? रेल और गाड़ी 2 अलग अलग शब्द हैं, 2 अलग अलग शब्द हैं, पर ये बच्चों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है रेल, और गाड़ी जो हमारा है वो हिंदी भाषा का शब्द है। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द जो मिले हैं बच्चों, वो हमारा क्या हुआ? 2 अलग अलग भाषा के शब्द हमारे जो बच्चों बने, वो क्या बना? वो रेलगाड़ी बना। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से बने हुए शब्दों का मेल संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, ये रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो हमारी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों मिलकर आज हम हिंदी भाषा में रेलगाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है आपका टिकट घर। इसी में चलिए मैं इसे फिर से मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा इन शब्दों को, और जब अभी मैं वीडियो और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा तो इन सारे शब्दों को मैं नोट करूंगा। रेलगाड़ी हो गई, अब जैसे कहते हैं टिकट घर, तो आप खुद बताइए टिकट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये टिकट, और घर क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। अब जैसे जांच करता, जांच
करता। अब देखिए बच्चों, जांच करता हमारा शब्द ना, जांच हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द और करता हमारा फारसी भाषा का शब्द है। तो इन चीजों को ध्यान देंगे कि कैसे संकर शब्द, शायद संकर शब्द अब आपको समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक अन्य भाषाओं के शब्दों के मिलकर जो शब्द बनता है उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आशा करता हूं ये आपको पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे, पर फिर बच्चों में इंडिकेट कर दूंगा जब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात करेगा तो आप चार भेद ही नोट करके, यानी संख्या के आधार पर चार होते हैं पर वास्तविक रूप से वो पांच होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत। ये दोनों नाम है, विदेशज या आगत। और पांचवा कौन सा है? संकर शब्द है। तो आशा करता हूं कि यहां तक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं कि आगे उत्पत्ति के आधार पर तो हम लोगों ने शब्दों के भेद सीख लिए। अब उसके बाद क्या था? रचना या बनावट के आधार पर। तो आज का जो सेकेंड पॉइंट है, तो प्लीज ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे, बहुत आराम से बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस गुरु के प्लेटफॉर्म का बस एक ही उद्देश्य है कि धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन जो भी मैं कंटेंट लाऊं वो सॉलिड लाऊं और ऐसा कंटेंट लेकर आऊं कि जो हमारे बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। तो आशा करता हूं बच्चों, मैं उस तरह की वीडियो नहीं है कि ला रहा हूं कि आपको सिर्फ खुश करना है। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला ही लेकर आता हूं जो आपके एग्जामों में आ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बातों को यहीं पर खत्म करते हैं, शुरू करते हैं, काम की बात करते हैं। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा हमारा था रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तो ये भी बच्चों, तो मैं जो बच्चे आज मेरे पहली बार मेरे वीडियो पे जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि शब्द का एक वीडियो, शब्द भाग फर्स्ट पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में है, उसे जरूर आप देखिए। उसको देखेंगे तब ये चीजें समझ में आएंगी। और सारे स्टूडेंट से कह दे रहा हूं, इन वीडियो का एक कंबाइंड वीडियो मैं बनाकर आपको दे दूंगा। तो ठीक है भाग, इसलिए मैं चाहता हूं कि आधे घंटे की क्लास चले तो ज्यादा आप पर बर्डन ना हो, ज्यादा आप पर बोझ ना पड़े, जिससे आप चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए बच्चों, जब रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद करेंगे तो वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो बच्चों, पहला प्रकार आपका है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, देखिए ये पहला प्रकार है। अभी इन पर मैं विस्तृत बात करूंगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा है बच्चों योग रूढ़ शब्द। तीसरा है बच्चों योग रूढ़ शब्द। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न उठता है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो रूढ़ शब्द हैं, वो यौगिक शब्द हैं, वो योग रूढ़ शब्द हैं। तो आशा करता हूं ये तीन पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि वो शब्द कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं। तो तीन प्रकार है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अब हेडिंग डालते हैं। पहला हमारा क्या है बच्चों? पहला हमारा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से हैं? अब भाई बच्चों, तो देखिए जब भी रूढ़ शब्द की बात करेगा तो थोड़ा सा मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूं। अभी मैं इन पर फिर से विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा। इन तीन जैसे रचना बनावट के आधार पर इन पर भी मैं विस्तृत फिर से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिर भी आपको जानना है, रूढ़ शब्द वे शब्द जो अपनी
मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, जिनका खंड नहीं हो सकता, जिनका सार्थक, यहां पे शब्द नोट करेगा, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो क्या होते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द फिर से मैं बात कर दे रहा हूं, वे शब्द जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। सार्थक खंड मतलब कि जब उन्हें तोड़ा जाए तो दो शब्द नहीं मिलते हैं, वो ऐसे टूटते हैं कि जिनका कोई प्रयोग ही नहीं होता है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं एग्जांपल, जैसे बात करूं पंकज, पंकज हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज हो गया, आग हो गया, वर्षा हो गया, और अब बच्चों आप खुद अब बताइए, जैसे आम हो गया, गंगा हो गया, ऐसे शब्द जिनको हम सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आई बात समझिए बच्चों, क्या है रूढ़ शब्द की? वे शब्द जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं। जैसे आम, हमेशा आम मूल अवस्था में रहेगा। पंकज, आग, वर्षा आदि शब्द है। अब आप इससे समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है वो हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आकाश, आपका क्या है? रूढ़ शब्द है। आकाश हो गया, घोड़ा हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गई, कई चीजें हैं जो आपकी टूट नहीं सकती हैं, वो शब्द वो हमारे रूढ़ शब्द हैं। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा जगी होगी तो कौन से शब्द टूटते हैं? जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको पीछे के वीडियो में मैंने दिया था, जैसे रेलगाड़ी, ये आपकी क्या है? दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों का मेल है, तो ऐसे शब्द जब इन्हें तोड़ते हैं तो रेल अलग हो गई, गाड़ी अलग हो गई। तो ये देखिए, जैसे मैं रेलगाड़ी का एग्जांपल करूं तो ये एक मिलकर एक शब्द है रेलगाड़ी। जब इनका खंड सार्थक खंड हो सकता है, रेल और गाड़ी, रेल अलग चीज हो गई, गाड़ी अलग चीज हो गई। जैसे कह सकते हैं कि देवालय, देवालय, यानी इसको अलग करेंगे तो देव अलग हो गया और आलय, देव भगवान हो गया और आलय मतलब घर होता है या स्थान होता है या वास स्थान को आलय कहते हैं। तो ऐसे जब शब्द अलग हो जाते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द नहीं कहलाते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि रूढ़ शब्द, ये रूढ़ शब्द नहीं है बच्चों। रूढ़ शब्द ये है कि जिनका खंड सार्थक खंड नहीं हो सकता, वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो आपके आंखों के सामने हैं। चलते हैं यौगिक शब्द की ओर कि यौगिक शब्द कैसे होते हैं। जो बच्चों यौगिक शब्द की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है कि यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, और यहां पे दूसरा पॉइंट है, इनका क्या बच्चों? जैसे रूढ़ शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता था, इनका सार्थक खंड हो सकता है, हो सकता है। आपको ये ध्यान देना है यौगिक कौन से होते हैं बच्चों? सब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं बच्चों। यहाँ पे ये चीजों को ध्यान देंगे, शब्दों के मेल से कहलाते हैं और इनका सार्थक खंड हो सकता है। और एक चीज, एक पॉइंट और आप यहाँ पे याद कर लीजिए, यौगिक शब्द जो हमारे होते हैं ना, यौगिक शब्द
ये उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने शब्द होते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले क्या उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने शब्द क्या कहलाते हैं? वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दो शब्दों के मेल से बनते हैं वो शब्द, तो यौगिक शब्द। अब आपको याद हो गया होगा कि यौगिक शब्द कौन से हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उनका सार्थक खंड हो सकता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि इसके एग्जाम्पल या कैसे कैसे शब्द होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे घुड़ प्लस सवार, ये देखिए, ये इन्हें क्या कह सकते हैं? घुड़सवार कह सकते हैं। घुड़सवार, देखिए यहाँ पे घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार होने वाला घुड़सवार। दो शब्द हैं, दो शब्दों के मेल से क्या बना? यौगिक शब्द बना। और इनका फिर से मैं खंड करूंगा तो खंड यही बन जाएगा फिर से, यानी घुड़सवार। तो अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, घुड़सवार का खंड करेंगे तो घोड़ा और सवार, यानी इसके आधार पर घोड़े पर सवार होने वाले को घुड़सवार कहते हैं। तो दो अलग अलग क्या हमारे खंड बन गए, और ये सार्थक खंड है। इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। सार्थक का अर्थ समझ रहे हैं? जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो तो ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे घुड़सवार हो गया, और मैं एग्जांपल नोट कर दे रहा हूं, आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। घुड़सवार, देवालय, देवालय। अब देखिए, देवालय यानी देव का वास स्थान, यानी देवताओं के वास स्थान को देवालय कहते हैं। अगर इसका मैं सार्थक खंड करूं तो बच्चों क्या होगा? देव प्लस आलय। देव प्लस आलय यानी देव भगवान और आलय मतलब वास स्थान, तो ये भी होगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या है बच्चों? ये भी हमारा क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। वो क्या क्या है? विद्या धन आलय, विद्यालय है। और बच्चों जैसे आपका कहूं मैं अन्य शब्द की बात करता हूं कि, और शब्द क्या है आप लोग खुद बता सकते हैं कि देवालय हो गया, विद्यालय हो गया, और विज्ञानशाला। विज्ञानशाला की बात करेंगे तो बच्चों क्या है? विज्ञान की शाला, यानी विज्ञान हमारा क्या होगा? साइंस को रूप कहता है उसका शाला, उसकी स्थान, यानी विज्ञान का जहां प्रयोग होते हैं उस चीज को विज्ञान शाला कहते हैं। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जो आपके दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और इनका जब हम खंड करेंगे तो ये देखिए, विज्ञान अलग हो जाएगा, शाला मतलब प्रयोग का स्थान। विज्ञान यानी विज्ञान से होने वाले जो प्रयोग होते हैं, साइंस के जो प्रयोग होते हैं, उस जगह के स्थान को विज्ञानशाला कहते हैं। तो आशा करता हूं ये यौगिक भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करता हूं बच्चों योग रूढ़ शब्द की बात करता हूं। फिर से मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उनका सार्थक खंड हो सकता है, लेकिन रूढ़ शब्दों का नहीं हो सकता है। सार्थक खंड हो सकता है यौगिक शब्द किससे किससे? या तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे शब्द, घुड़सवार, देवालय, विद्यालय, जैसे और कह सकते हैं प्रतिदिन, अज्ञान। अज्ञान भी क्या? आ हमारा क्या है? उपसर्ग है, और ज्ञान ये भी आपके हमारे क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। प्रतिदिन, हर एक, उनका हर एक, ये भी आपका क्या है? दो शब्द अलग अलग हो गए। तो ये भी इन चीजों को आपको ध्यान देना कि जब अलग करने पर दो भिन्न भिन्न शब्द बन जाए वो हमारे यौगिक शब्द हैं। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चलते हैं। तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है हमारा बच्चों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो फिर वहीं पर होगा, यहां पर भी बात आएगी बच्चों यौगिक, और इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत आराम से देखिएगा। दो या दो से अधिक
शब्दों के मेल से बने शब्द जो एक विशेष, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, विशेष अर्थ प्रकट करते हो। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक विशेष अर्थ, यहां पर आप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फिर से देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या मैं एक आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने के लिए बता सकता हूं कि योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? ऐसे शब्द जो होते तो हैं अपने रूप में, पर इशारा किसी तीसरे व्यक्ति की ओर करते हैं, किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जो हिंदी को पढ़े होंगे वो बच्चे थोड़ा समझ रहे होंगे कि योग रूढ़ शब्द वास्तविक में होते तो हैं, लेकिन इशारा वो किसी दूसरे शब्द की, यानी दूसरे शब्द की ओर करते हैं, या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक एग्जांपल आ जाएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं बतलाना क्या चाहता हूं। जैसे मैं बात करूं गजानन, तो गजानन क्या है बच्चों? दो शब्दों के से मिलकर बना है। ये क्या है? गज धन आनंद, यानी गज हाथी और आनंद मतलब सिर, यानी हाथी का सिर जिस इंसान पर हो, हाथी का सिर जिस स्थान पर हो, गजानन। अब देखिए बच्चों, आप ये सोच रहे हो गजानन ये भी तो दो शब्दों से मिलकर बना, जब इन्हें अलग करेंगे तो इनका भी तो सार्थक खंड हो सकता है, तो ये यौगिक शब्द क्यों नहीं हुआ? आप सही सोच रहे हैं बच्चों, ये यौगिक शब्द क्यों नहीं हुआ? लेकिन जैसे ही हम गजानन लिखेंगे, ये वास्तविक रूप से यौगिक के रूल को तो फॉलो करते हैं, ये भी तो दो शब्दों के से मिलकर बना है, पर बच्चों ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ये विशेष अर्थ किसके लिए प्रकट कर रहा है? तो बच्चों गजानंद गणेश भगवान को प्रकट कर रहा है। तो ये देखिए, शब्द तो है लेकिन इसका जो आशय है वो किसी तीसरे के लिए है, किसी तीसरे के लिए है। गज आनंद, इनको अलग करें, गज हाथी हो गया, आनंद ये देखे अलग सार्थक क्रम। लेकिन जैसे ही हम गजानन की बात करेंगे तो गजानन, हमारा दिमाग जो है, हमारा सेंस जो है, हमारा दिमाग कहेगा वो किसके बारे में बात कर रहा है? गणेश जी के बारे में बात कर रहा है। अगला और एग्जाम्पल मैं ले लूं, दशानन। अब देखिए बच्चों, आप खुद बताइए दशानन क्या है? 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात जिसके 10 सिर हैं। 10 आनंद दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के मेल से बना हुआ शब्द वो हमारा क्या है? योग रूढ़। तो दो शब्दों से मिलकर बनता यौगिक भी है, दो शब्दों के मिलकर योग रूढ़ भी शब्द बनता है, पर अंतर दोनों में क्या है बच्चों? जब यौगिक शब्द होते हैं वो वास्तविक अपना स्थान होता है। जैसे देवालय, देवालय की बात किया तो हमें मालूम है, चाहे वो गणेश जी के स्थान का हो, या शिव जी के स्थान का हो, या दुर्गा जी के स्थान का हो, यानी भगवान की मंदिर को हम देवालय कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान का हो। लेकिन जब योग रूढ़ की बात करेगा, यहाँ शब्द तो अपने रूप में है, लेकिन इशारा वो कहाँ करता है? तीसरे शब्द की ओर करता है। जैसे दशानन किसकी ओर कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है। अब एक और शब्द उठा लेते हैं, चक्रपाणि। चक्रपाणि, चक्रपाणि का अर्थ क्या हुआ? चक्र और पानी मतलब धारण करने वाला। तो आप खुद बताइए, जैसे ही मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि चक्र पाणी का अर्थ क्या होता है, आपको याद आ गया होगा। ये किस पर है? विष्णु भगवान पर है, विष्णु जी पर है। विष्णु जी भगवान को चक्र प्राणी कहते हैं। जैसे चंद्रमौली, जिसके चंद्रमौली मतलब जिसके सर पर चंद्र हो, तो आप खुद बताइए कौन होंगे? वो भगवान शिव होंगे। अर्थात इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा।
यौगिक और योग रूढ़ पर। फिर से मैं बहुत आराम से पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं लेकिन वो एक विशेष अर्थ नहीं प्रकट करते। वो खुद में अपने आप में, जैसे देवालय, घुड़सवार, विद्यालय, विज्ञानशाला, प्रतिदिन, हर एक और अनजान, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बने और अपने आप में एक विशेष अर्थ रखते हैं। लेकिन योग गुण में क्या है, शब्द की दो या दो से अधिक शब्द तो मिलकर, लेकिन एक विशेष अर्थ यानी तीसरे की ओर इशारा करे, तो ये भी आप ध्यान कर लीजिए। शब्द हो लेकिन किसी और की ओर इशारा हो, किसी और की ओर इशारा हो, तो बच्चों ये चीजें इतने आराम से, इतनी बारीकियों से कोई बताने वाला आपको नहीं हो। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और आपको ये ध्यान देना होगा, बहुव्रीहि समास जब आगे पढ़ेंगे आप तो आपको हो जाएगा याद। बहुव्रीहि जो होता है, बहुव्रीहि समास के सारे शब्द जो होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे बच्चों, योग रूढ़ होंगे। तो आप इस चीज को याद रख लीजिए, अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। अब आपके लिए होगा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। आगे आएंगे जब समास की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे। तो अर्थात बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होंगे वो आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे मैंने यौगिक की बात की थी, यौगिक क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के शब्द हमारे क्या है, यौगिक शब्द हैं। लेकिन उन शब्दों में से जो बहुव्रीहि समास के शब्द होंगे ना, वो स्पेशली किसके हैं, योग रूढ़ की है। अर्थात ये इशारा किसी तीसरे की ओर करता है। जैसे गजानंद, दशानंद, चक्रपाणि, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या, जिसके चार भुजाएं हैं, ये भी भगवान की ओर डिनोट करता है। तो आइए ये चीजें समझ में आया होगा ना बच्चों, कि जब किसी तीसरे की ओर इशारा करे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ये देखिए, आप रचना और बनावट के आधार पर विविध शब्दों को सीख लिया है। चलते हैं कि आगे आपका था प्रयोग के आधार पर, फिर बच्चों अर्थ के आधार पर था। अब बच्चों तीसरा पॉइंट था हमारा प्रयोग के आधार पर। तीसरा पॉइंट क्या था, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर, अब देखिए बच्चों क्या है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जब शब्द के भेद करेंगे ना बच्चों, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। इनकी संख्याओं को जरूर याद करिएगा बच्चों। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला है आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है बच्चों अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये दो शब्द आपके हमारे क्या हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। अब आपके दिमाग में हो रहा है ये शब्द कैसे होते हैं, आइए बात करते हैं पहले विकारी शब्द की ओर, कि विकारी शब्द कैसे कैसे। इन सबको तैयार कर लीजिएगा बच्चों, या हो सकता है इस एग्जाम पे आने की तो पूरी संभावना होगी, लेकिन नहीं, आप जब हिंदी तैयार करेंगे तो आपको कई एग्जामों में फायदा मिलेगा। क्योंकि इसी के बाद, इसी के साथ हो सकता है आपको एसएससी जीडी की बहुत बड़ी भर्ती आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज जब अभी से आप तैयार करें रहेंगे ना, तो आगे भी आपको फायदा मिलेगा। मैं इसलिए कहूँगा हिंदी को एक अपना हथियार आप बनाइए, और एक मजबूत हथियार बनाइए, जिससे क्या हो सकता है कि जिस एग्जाम में हिंदी आए, अब कई एग्जाम है जहाँ पे हिंदी को बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। और मैं खुद मानता हूँ कांस्टेबल की भर्ती में हिंदी क्या आपके मेरिट में जगह बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। तो आते हैं विकारी शब्द की बात करते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। देखिए फिर से, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन,
कारक, काल का प्रभाव पड़े, इसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल सब अभी आपके लिए नए हैं। आगे बिल्कुल आपको समझाया जाएगा कि लिंग, वचन क्या है, कारक क्या है, काल क्या है। सब चीजों की मैं बात करूंगा कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जेठ होता है बच्चों, तो जेठ का उल्टा क्या होगा? जेठानी। ये क्या हुआ आपका? लिंग, यानी ये पुरुष लिंग है और ये स्त्रीलिंग का यहाँ पे क्या हुआ? प्रभाव पड़ गया। अब जैसे हम और हमें, ये देखिए इसमें भी क्या है? प्रभाव पड़ गया। फिर अगर मैं बात करूं मेरा और मेरी, ये देखिए इसमें भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। यानी इनमें क्या है? लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और जो आपको जानना है कि विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल आपका आता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि विकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल, जितने ये चीजें ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। बस अभी आपको यही ध्यान देना है विकारी शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल बहुत विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा ना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस अभी जहां शब्दों की बात हो रही तो वहीं तक चलते हैं। शब्द क्या है? तो आशा करता हूं विकारी शब्द समझ में आ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़े उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी दे दिया। जैसे जेठ, जेठ पुरुष लिंग है, जेठानी यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया। हम, हमें, मेरा, मेरी, मुझे या हमारा या हमारे, तो इस तरह करके हमारे जो शब्द बनते हैं जिनमें काल का प्रभाव पड़े, जिनमें कारक का प्रभाव पड़े, जिनमें वचन का प्रभाव पड़े, जिनमें लिंग का प्रभाव पड़े, तो वो सारे हमारे शब्द क्या हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जब बात करते हैं अविकारी शब्दों की तो इसी का उल्टा हो जाएगा। और क्या था? विकारी शब्द के अंतर्गत ये आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल। इनके लिए बहुत अच्छे से विस्तृत वीडियो में लेकर आऊंगा। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा अविकारी शब्द है। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब खुद आप बताइए बच्चों, उसी का उल्टा हो जाएगा। अर्थात ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव न पड़े, का प्रभाव न पड़े, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज एक शब्द है बच्चों। आज चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो प्रयोग, चाहे पुरुष लिंग के लिए हो प्रयोग, चाहे भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे कारक कोई भी हो, तो आज हमेशा आज ही होगा। जैसे कल की बात करूं, ये कल, प्रभाव जैसा भी हो इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं क्या हूं? मैं पुरुष लिंग भी इस्तेमाल कर सकता है और स्त्रीलिंग भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए, और एक बताओ, मैं, पर, परंतु, लेकिन, किंतु,
परंतु हो गया। तो देखिए ऐसे शब्द जो होंगे ये पर लिंग कारक वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय शब्द आते हैं। अव्यय क्या होता है आगे आएंगे तो ये चीजों में बात करेंगे। अब देखिए इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। अविकारी के अंतर्गत ये भी आपको याद करना हो तो याद कर लीजिए, फिर भी नोट्स में नोट कर लीजिए। 3 चीजें आपकी आती हैं। क्या क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय, नोट कर दे रहा हूं, फिर भी आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी संबंध बोधक अव्यय। अव्यय क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा हो जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे नोट करे दे रहा हूँ। बस आपका यहाँ तक इंपॉर्टेंट अविकारी शब्द कौन से होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारे इसके अंतर्गत, जैसे विकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल आते हैं। वैसे अविकारी के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय ये आते हैं। आशा करता हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द के जो 2 भेद थे, विकारी और अविकारी, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर। तो अब बच्चों शब्द के चौथे भेद की ओर बात करते हैं। चौथा वर्गीकरण क्या था? चौथा हमारा जो वर्गीकरण था वो था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और ये आखिरी है अर्थ के आधार पर। तो बच्चों जब भी बात करेगा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पे भी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं अब उन पे बात करते हैं। तो यहाँ अर्थ के आधार पे भी 4 भेद हैं। ये प्रश्न उठ जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहला मैं नोट कर रहा हूं, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तीसरा है समानार्थी, या इसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। और तीसरा है बच्चों, चौथा है बच्चों चौथा है बच्चों विपरीत या विलोम शब्द। अब देखो बच्चों, ये आपके 4 शब्द हैं जो हमारे क्या है अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीत या विलोम शब्द है। अब देखिए ये सब आपको आते होंगे, जल्दी से इन पर बात करते हैं। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक एक की मैं बात करता हूं। एकार्थी शब्द क्या है? नाम से ही है कि जिनका एक अर्थ हो, सिर्फ एक ही अर्थ हो, वो क्या होते हैं? हमारे एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं, एकार्थी शब्द में जैसे, ठीक है, एकार्थी शब्द जैसे हैं जो शब्द अपनी मूल अवस्था में हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है, वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे गंगा, जापान, बनारस, आकाश,
ये सब ऐसे शब्द हैं बच्चों जो एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ है। गंगा की बात किया तो गंगा आपको मालूम चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जापान की बात कर रहा हूँ तो आपको मालूम चल गया जापान एक देश है। बनारस की मैं बात करूंगा तो आप जान गए कि बनारस एक स्थान का नाम है। आकाश की मैं बात करूंगा आप जान गए कि आकाश क्या है। तो यानी ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ हो तो वो क्या है, आपके एकार्थी शब्द हैं। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं। जिनका एक स्वयं का अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जब बात करते हैं अनेकार्थी की, तो आइए ये जो बात करते हैं क्या कि अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द आपको मालूम होना है, नाम से ही आपका अर्थ में अनेकार्थी के ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ हो सकते हैं या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं, उन्हें क्या करते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर की बात करूं, कर क्या होता है, तो कर की बात करूंगा तो कर का जो रूप होता है, कर का प्रयोग दो आधार पर होगा। एक तो हाथ के आधार पर होता है और एक टैक्स के आधार पर होते हैं। आपको मान लीजिए टैक्स को भी क्या करते हैं, कर कहते हैं। तो ये देखिए कर क्या है, शब्द एक है लेकिन उसका जो अर्थ है वो दो आधार पर है। एक हाथ में भी प्रयोग होता है, हाथ के जैसे कर कमलों द्वारा, यानी उनके हाथों के द्वारा। कभी कभी आप जब कोई कहानी पढ़ते होंगे तो आता होगा ना, गांधी जी के कर कमलों द्वारा, अर्थात गांधी जी के हाथ के द्वारा उस जगह का उद्घाटन हुआ। तो आपको, और ये टैक्स क्या है, कर आपका टैक्स की बात करेगा। और जब अगले और एक शब्द की बात करते हैं जैसे अर्थ, अर्थ के भी अर्थ की मैं बात करूंगा कि अर्थ की क्या है, तो ये प्रयोजन के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोजन। और अर्थ धन के भी रूप में होता है। जैसे कभी कहानियां आप पढ़ते होंगे तो आता होगा कि उस व्यक्ति ने इतना अर्थ इकट्ठा किया, यानी उतना धन इकट्ठा किया। और या कभी कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके आने का अर्थ क्या था, तो यानी वो प्रयोजन पूछ रहा है कि आपका प्रयोजन क्या था। ये अर्थ की शब्द दो आधार पर अलग अलग प्रयोग होते हैं और जैसे सेंटेंस होगा उस आधार पर इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे कनक के बारे में। कनक, कनक क्या है, कनक सोना भी है और कनक धतूरा या सोना के लिए कनक का यूज होता और धतूरे के लिए भी सोने का कनक का यूज होता है। यानी जैसा वाक्य होगा उसमें कनक, और वहां पे वो वाक्य अब बताएगा कि कनक सोने के लिए प्रयोग हो रहा है या धतूरे के लिए प्रयोग हो रहा। तो यानी ऐसे शब्द जो होते तो एक हैं, उनके वाक्य में जब प्रयोग होता है उनके आधार पर उनका अर्थ प्रयोग हो जाता है कि उनका अर्थ क्या होगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ है, कहीं पर जब अर्थ आएगा तो उसका आशय जो होगा वो प्रयोजन का आशय होगा। और अर्थ कहीं पर किसी वाक्य में इसका प्रयोजन धन के रूप में होगा। जैसे कर हुआ, कर आपका क्या हुआ, हाथ के रूप में हुआ और कहीं कहीं पर टैक्स के रूप में होगा। एक और मैं एग्जांपल उठा लेता हूं, हार। आप खुद बताइए, अब आपको मालूम होगा हार एक गहने के रूप में होता है, हार गहना के रूप में भी होता है और हार वो पराजय के रूप में भी हार का प्रयोग होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कहीं कहीं पर हार का शब्द जो होता है उसका प्रयोग हमारा पराजय के रूप में होगा और कहीं कहीं हार का अर्थ गहने के रूप में होगा। तो ये शब्द, इस तरह के शब्द क्या होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तो होता है लेकिन वो वाक्य के आधार पर उनका विशेष अर्थ अपना अलग अलग हो जाता है। आते हैं अगली चीज की ओर। अगली चीजें क्या हैं, अगली चीजें आपकी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ये सबको मालूम होगा, इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। समानार्थी यानी ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं। जैसे, और उन्हें भी क्या कह सकते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो समानार्थी यानी समान अर्थ होता है, यानी पर्यायवाची जब शब्द होते हैं वो सब का अर्थ समान होता है। जैसे मैं आकाश की ही बात कर लूं, इसका एग्जाम्पल ही उठा लूं, ये आपको समझ में आ जाए। आकाश है, आकाश, हमारे आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, नभ, गगन, व्योम, इस तरह की चीजें क्या है, आकाश है। अब जैसे मैं कमल की बात करूं, जब मैं कमल की बात करूंगा तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, पंकज,
नीरज, इस तरह के वाक्य क्या है? सबका अर्थ है कमल को भी हम पुष्प की तरह, कमल के पुष्प को है, और इसी का एक और अर्थ क्या हो गया? पंकज। पंकज भी हमारा क्या हो जाएगा? कमल के पुष्प की ही बारे में बात कर। जैसे आकाश, आकाश को हम नभ भी कहेंगे तो हमारा आशय जो होगा वो आकाश के लिए होगा। गगन भी कहेंगे तो हमारा क्या होगा? वो आकाश की ही होगा। जैसे हमारा आंख की बात करें, जैसे आंख की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, और इस तरह और भी है, पर्यायवाची बहुत है। आंख का आशय भी वही आंख की ओर है, नेत्र का भी आशय वही है, और चक्षु का भी आशय वही। ये सब क्या हुए? समानार्थी शब्द हुए। अब आते हैं बच्चों, विपरीत की बात करते हैं। विपरीत या विलोम शब्द क्या होते हैं? ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि विपरीत शब्द यानी एक दूसरे के उल्टे शब्द जो होंगे वो हमारे काम विपरीत शब्द होंगे। जैसे मैं दिन की बात कहूं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। अगर मैं आज की बात करूं तो उसका उल्टा कल हो जाएगा। अगर मैं सुख की बात करूं तो उसका उल्टा दुख हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, इसलिए मैंने यहाँ डिफिनेशन नोट कराने की कोई जरूरत नहीं, ये सब आपको आता है। एकार्थी नाम से है जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके कई अर्थ हो, समानार्थी मतलब ऐसे शब्द जो शब्द तो अलग अलग हो लेकिन सबका अर्थ यानी सबका रूप एक हो, सबका आशय एक हो। विपरीत शब्द किसी शब्द का उल्टा शब्द होगा, जैसे दिन का उल्टा रात, आज का उल्टा कल, सुख का उल्टा दुख, आगे का उल्टा पीछे। इसी तरह के शब्द क्या होंगे? विपरीत विलोम शब्द होंगे, या विपरीत शब्द कह सकते हैं या विलोम शब्द कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपके शब्द के चार जो वर्गीकरण थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या अर्थ के आधार पर थे, जिसके चार भेद थे। तो शब्द के अंतर्गत आपने सीखा क्या? शब्द क्या होता है, समानता या मूलता शब्द के भेद कितने हैं, हिंदी भाषा में शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ, वो भी सब आपने सीखा। तो ये दो वीडियो में ये आपके वीडियो थे जिसे मैं कंबाइन करके फिर से आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये शब्द का भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जुड़िए। और मैं फिर कह दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में जैसे कई शब्द आपके आए हैं, तत्सम, तद्भव, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीजें आगे के आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे और विस्तृत रूप से मिलेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उन पे ही फोकस करिए। आपसे ज्यादा मुझे भी अपने बच्चों की आपकी फिक्र है कि हमें हमारे बच्चों को क्या चाहिए और उनके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूं आज की जो ये प्रश्नों की श्रृंखला थी वो भी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।